The Godfather was directed by Francis Ford Coppola, released in 1972. मूवी शुरू होती है इस आइकॉनिक लाइन के साथ, I believe in America. बोनासेरा आया है डॉन कोर्लियोन से जस्टिस मांगने। ये बहुत ही अच्छा ओपनिंग सीन है। शुरुआत में बोनासेरा सीन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है ये कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है और डॉन कोर्लियोन के पास चला जाता है। बोनासेरा वीटो को पैसे ऑफर करता है, लेकिन डॉन मना कर देते हैं। इंसान कैसे कमाना है ये आपको इस सीन से पता चलेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट डॉन उसकी सिचुएशन का एडवांटेज ले रहे। पुलिस ने तो उसकी मदद की नहीं और उसे इंसाफ चाहिए। कौन करेगा इंसाफ? हम करेंगे इंसाफ। बोनासेरा अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करता है, गॉडफादर उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो अब बोनासेरा डेट में आ गया है। वो गॉडफादर को एक सर्विस ओ करता है और यहाँ पे बहुत अच्छी फोरशैडोइंग है। इस फ्रेम में हम सनी को देख सकते हैं। बोनासेरा अपना डेट कैसे पे करता है? सनी की डेथ के बाद। सनी की डेथ के थ्रू वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। बोनासेरा अपनी बेटी के लिए रो रहा है और गॉडफादर अपने बेटे के लिए। ओपनिंग के बाद हम देखते हैं कॉनी की वेडिंग। बहुत ही ज्यादा ब्राइट विजुअल्स दिखाए हैं डायरेक्टर ने, ऑब्वियसली क्योंकि शादी है, खुशियों का माहौल है। लेकिन साथ ही इंटरकट में हम गॉडफादर को भी देखते हैं, वो भी एक डार्क रूम में। अब डार्क रूम में कोई अच्छे काम तो हो नहीं रहे, सो लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट शुरू में ही दिखाया गया है और हम आगे भी देखेंगे। डायरेक्टर एक एक करके हमें सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सनी शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। अपने एक्शंस करने से पहले वो कुछ सोचता नहीं है और ना ही वो अपनी मैरिड लाइफ में लॉयल है। इतने सारे पैसे देखकर पॉली की जल रही है, तो यहीं पर उसने अपने लक्षण दे दिए कि वो फैमिली को बिट्रे कर सकता है और आगे करता भी है। डॉन बार्जीनी को अच्छा नहीं लगता जब उसकी फोटो खींची जाती है, वो अपनी फोटो फाड़ देता है। देखने में ये चीज काफी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो बार्जीनी किसी को अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता, वो शैडोज में ही रहना चाहता है। एंड ऑफ द डे इस मूवी का मेन विलन तो बार्जीनी ही है। फिर हम मिलते हैं माइकल से। सब लोगों ने टक्सीडोज और सूट पहने हैं, लेकिन माइकल अकेले अपने मरीन आउटफिट में है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है के। माइकल टॉम हेगन के बारे में बता रहा है कि वो अडॉप्टेड है, सिसिलियन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी वहां पर जॉनी फोंटेन आ जाता है। जॉनी बहुत ही प्यारा सा गाना गा रहा है, लेकिन इंटरकट में माइकल उसके करियर की कहानी बता रहा है। उसका करियर थ्रेट पर बिल्ड हुआ है। एंड सीन की ही तरह एक तरफ बैप्टिज्म हो रहा है और दूसरी तरफ मर्डर। एंड लास्टली हम मिलते हैं फ्रेडो से, जो किसी काम का नहीं है, सो यू कैन इग्नोर हिम। टॉम हेगन जाता है कैलिफोर्निया वॉल्ट से मिलने, वो बिजनेस सेटल करता है। ये पूरा सीन डॉन कोर्लियोन की पावर को डिफाइन करता है। काफी सारे ऐसे डायलॉग्स भी है जो इन बातों को हिंट कर रहे हैं। Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? Senator Cole apologized for not coming personally. Also, some of the judges. I need Don Corleone, those politicians that you carry in your pocket. सलोत्जो आया है ड्रग डील लेके, लेकिन गॉडफादर बहुत ताव में उसे मना कर देते हैं। लूका ब्राजी को भेजा जाता है उसे स्पाई करने के लिए। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है। तो डायरेक्टर ने यहाँ पर मिस डायरेक्शन का यूज किया। हमें लगा कि वहां पर कोई फायरिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लूका के एंटर करने पर हम ये दो फिश देखते हैं जो आगे के इवेंट को फोरशैडो कर रही है। That means Luca Brasi sleeps with the fishes. लूका का ये फेस रेफरेंस टू द पेंटिंग बाय कार्वाजियो। और डॉन कोर्लियोन को शूट कर दिया गया है। सनी अब फैमिली का हेड है। टॉम हेगन को सोलोत्जो कंट्रोल कर रहा है, बट द गुड न्यूज इज दैट डॉन इज स्टिल अलाइव। माइकल घर आया, सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी माइकल एक सवाल पूछता है। काफी सही सवाल पूछा है ये माइकल ने। इससे हम माइकल की थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं, क्योंकि एंड में वो सबको मार ही देता है। सब लोग माइकल को हल्के में ले रहे, क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ नया है। उसे कॉल सेंटर वाले काम मिल रहे हैं, बट ठीक है। माइकल अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है कि उसे फैमिली में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो के से मिलता है। इस फ्रेम में दोनों की पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बट कुछ देर के बाद माइकल फ्रेम से शिफ्ट हो गया है, विच डिफाइंस कि वो के से अपना डिस्टेंस बढ़ाने वाला है और फैमिली में इंटरफियर करने वाला है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है। माइकल का वीटो के रूम तक पहुंचना ये काफी लंबा 1.5 मिनट का सीन है। इस पॉइंट तक उसने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था। वहां पर कोई गार्ड्स नहीं है, पर वो पैनिक नहीं करता और वो वीटो का हाथ पकड़ता है और कहता है I'm with you now. तो मेटाफोरिकली दिस इज ट्रांसफर ऑफ पावर, क्योंकि डॉन तो अनकॉन्शियस है। सनी डॉन बनने के लिए फिट नहीं है और यही रीजन है उसे अपने फादर के रूम तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। गॉडफादर बनने की उसकी जर्नी आसान नहीं होने वाली। अगला सीन और भी इंपॉर्टेंट है, जब माइकल नोटिस करता है दैट एंजो की फटी पड़ी है, उसके हाथ कांप रहे, लेकिन माइकल के हाथ एकदम स्टेडी है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पास भी पोटेंशियल है लीडर बनने का। नाउ द थिंग इज माइकल ने तो अपना पोटेंशियल पहचान लिया, बट अब दूसरों को बताना है कि वो लीडर बन सकता है। माइकल घर रिटर्न आता है और ये मूवी का एक और एक्सेप्शनल सीन है। जिस तरह से कैमरा मूव कर रहा है और कैरेक्टर्स को प्लेस किया गया है, आउटस्टैंडिंग। इसे ब्लॉकिंग और स्टेजिंग कहते हैं। शुरुआत में सनी इस सीन को कंट्रोल कर रहा है विद क्लेमेंजा एंड टेसियो ऑन हिज साइड, लेकिन फिर कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स टॉम, क्योंकि टॉम सनी को कन्विंस कर लेता है। लेकिन इसी बीच माइकल बोलना शुरू करता है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, वो इस कन्वर्सेशन के सेंटर में है। कैमरा उसकी तरफ जूम इन हो रहा है और कंट्रोल माइकल के हाथ में चला गया। सब लोग उसका प्लान सुनकर हंसते हैं, एक्सेप्ट टॉम, क्योंकि उसे
पता था कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो गैंग वॉर शुरू हो जाएगा। और माइकल सबको नहीं सिर्फ टॉम को कन्विंस करता है। उसे पता था कि अगर मैंने टॉम को कन्विंस कर लिया तो सब ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाएंगे, और माइकल टॉम को कन्विंस कर भी लेता है। फिर मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे एक्साइटिंग सीन रेस्टोरेंट सीन। ये सीन इतना अच्छा क्यों है? इसमें कुछ ज्यादा फैंसी तो है नहीं, बिकॉज ऑफ द बिल्डअप, अमेजिंग बिल्डअप। फॉर एग्जाम्पल, माइकल पहली बार ट्रिगर पुल नहीं कर पाता। क्लेमेंजा उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टेबल पर सब खाना खा रहे हैं एक्सेप्ट माइकल। मतलब हमें उसकी मेंटल कंडीशन समझनी है। डायरेक्टर हमें ऑलरेडी सीन इमेजिन करवा रहे हैं। लाइक मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं सोच रहा था अगर सोलोत्जो ने उसे टॉयलेट जाने ही नहीं दिया तो फिर वो क्या करेगा। और यहाँ पर बिल्डअप खत्म नहीं होता। वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर वाइन बॉटल का इतनी देर में खुलना, दोनों का एक दूसरे को खुन्नस में देखना। सोलोत्जो इटालियन में बोल रहा है लेकिन सबटाइटल नहीं है, ताकि हम सिर्फ उसके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर सके। माइकल का टॉयलेट जाना, सबवे ट्रेन का गुजरना, माइकल गन ढूंढ रहा है पर गन उसके हाथ में नहीं आ रही। इसी बीच मैक्लस्की एक बार कैमरे में देख लेता है, मतलब बाथरूम की तरफ देखता है। फिर से सबवे ट्रेन का गुजरना। हम सोच रहे अभी माइकल गोली मारते हुए बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर ने फिर से मिस डायरेक्शन का यूज किया। माइकल चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। एक आखिरी बार ट्रेन गुजरती है और फाइनली माइकल उन दोनों को मार देता है। और जैसे ही माइकल वहां से चला जाता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक क्यों होता है। इस फिल्म में ये टेक्निक काफी बार यूज की गई है। जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं उसके तुरंत बाद एक म्यूजिक क्यू होता है। और इसके बाद हम कुछ रियल लाइफ गैंगस्टर्स के फोटो भी देख लेते हैं। डॉन कोरलियोन घर आ गए हैं, फ्रेडो लॉस वेगस चला गया है। मीनवाइल माइकल दुनिया से छुपकर सिसिली में रहने लगा है और वहां पर उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। पहली नजर में। फास्ट फॉरवर्ड, सनी को मार दिया गया है और इस टाइम पर मार्लिन ब्रांडो की एक्टिंग, क्या ही एक्टिंग भाई, तुम्हारा दिल रो पड़ेगा। ये बात माइकल को भी पता चलती है। माइकल का सिसिली में जो पूरा सीक्वेंस है, आप कह सकते हो वो एक ड्रीम जैसा है। उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां पर वो बस चिल कर रहा है। जैसे ही उसे सनी की डेथ की खबर मिलती है, वो हार्श रियलिटी में वापस आ जाता है और फिर अगले ही दिन अपोलोनिया भी मर जाती है। इस पॉइंट पर माइकल के अंदर जो भी बची कुची इंसानियत थी वो भी खत्म हो जाती है। वो डीह्यूमनाइज हो गया है। और अपोलोनिया की डेथ के बाद हम माइकल को नहीं देखते हैं, पर एक टाइम जंप के बाद, एक 1.5 साल बाद, डॉन कोरलियोन सारे डॉन्स के साथ मीटिंग करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है दैट इट वाज बार्जीनी ऑल अलोंग। कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स से हमें ये हिंट मिलते हैं। A refusal is not the act of a friend. He must let us draw the water from the well. माइकल टॉम को कंसीलियरी की पोस्ट से हटा देता है। उसके कुछ रीजंस है, क्योंकि वीटो और माइकल कुछ बड़ा करने वाले हैं और टॉम वॉर टाइम कंसीलियरी नहीं है, क्योंकि टॉम और सनी हमेशा आर्ग्यू करते रहते थे। माइकल वेगस जाता है, मो ग्रीन, जॉनी फॉन्टेन सबको जेब में रख लेता है और हम आखिरी बार माइकल और वीटो को बात करते हुए देखते हैं। गॉडफादर काफी रिलैक्स होकर बैठे हैं क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं। माइकल रेस्टलेस वे में बैठा है क्योंकि हमें पता है वो क्या करने वाला है। हम देखते हैं गॉडफादर के दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही है, लाइक वो माइकल के बारे में सोच रहे, उसकी फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में, सब कुछ। गॉडफादर अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और माइकल को फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं। वो दोनों ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करते, दे डोंट एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर। फादर सन रिलेशनशिप ऐसी होती है। और एकदम एंड में माइकल इस चेयर की तरफ झुक जाता है। इसका मतलब उसके कंधों पर काफी ज्यादा बोझ है। अगला सीन इंपॉर्टेंट है। जब गॉडफादर एंथनी के साथ खेल रहे, वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पा रहे। वो एंथनी को ऑर्डर दे रहे पर उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सेम वे गॉडफादर माइकल की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं थे कि माइकल फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि माइकल की एक डार्क साइड है। गॉडफादर अपने मुंह में ऑरेंज रखकर मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग करते, बिल्कुल जैसे उन्हें इस मूवी में दिखाया गया है। मैं मॉन्स्टर तो नहीं कहूंगा, एक जाइंट कह सकते हैं, पावरफुल जाइंट, बट इन द एंड एवरीवन हैज टू फॉल। टेसियो फैमिली को बिट्रे करता है, जिसके हिंट्स हमें पहले मिलते हैं जब गॉडफादर सवाल पूछते हैं। Do I have your loyalty? Yes, always, Godfather. तो टेसियो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर तो हमें पता ही है क्या होता है। एक तरफ बैप्टिज्म, दूसरी तरफ ब्लड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड बैप्टिज्म ऑफ ब्लड। और माइकल अपने सारे राइवल्स को मार देता है, इनफैक्ट कार्लो को भी मार देता है। तो वो गॉडफादर तो बनता ही है, लेकिन साथ में दी गॉडफादर भी बन जाता है। इस मूवी में डुअलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइकल डुअलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमें दिखाया गया है थ्रू लाइट एंड डार्कनेस। पेंटिंग में, आर्ट में इस टेक्निक को चियारोस्क्यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? चियारोस्क्यूरो। और इस टेक्निक के मास्टर कौन थे? कार्वाजियो। उनकी हर एक पेंटिंग में आपको लाइट और डार्कनेस का कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। माइकल का फेस जिस तरह से शूट किया गया है, हाफ लिट हाफ डार्क। टॉम हेगन को इस तरह से शूट किया गया है क्योंकि वो सिसिलियन भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है। सनी को ऐसे शूट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल माइंडेड बंदा है, उसकी डेथ भी डे लाइट में होती है। ये मूवी माफिया को ग्लोरीफाई करती है। हो सकता है मूवी देखने के बाद आप मार्लन ब्रांडो को इमिटेट करने की कोशिश करो, मैं तो करता हूँ। हम इस मूवी में किसी भी सिविलियन की डेथ नहीं देखते, किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन की डेथ
डेथ नहीं देखते, जबकि ये क्राइम फिल्म है। सारे क्रिमिनल्स ही मरते, इसमें एक पुलिस ऑफिसर मरता है जो करप्ट था। हम रिपीटेडली ऑरेंज देखते इस मूवी में। अगर आप ऑरेंज देख रहे हो मतलब डेथ, डूम, डिस्ट्रक्शन। गॉडफादर के बाद तो ये एक रूल जैसा बन गया है दैट ऑरेंज मतलब डेथ। हमने चिल्ड्रन ऑफ मैन में ऐसा देखा है और रिजर्वायर डॉग्स में भी। माइकल और वीटो काफी ज्यादा सिमिलर है, दोनों का सिटिंग जेस्चर, दोनों का सर पर हाथ घुमाना, दोनों ज्यादा बात नहीं करते, दे डोंट टॉक मच, दे लिसन। ओपनिंग में बोनासेरा बदला लेकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। माइकल की आइडियोलॉजी भी यहीं पर फोरशैडो होती है, वो भी बदला लेकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। के काफी ज्यादा वाइब्रेंट कलर पहनती है, शुरुआत में मोस्टली रेड। उसके टैक्सी का कलर देखो तो ये कलर उसकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका इस क्राइम वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एंड में ये कलर डार्क होने लगता है क्योंकि वो भी फैमिली का हिस्सा हो गई है। माइकल हमेशा चाहता था कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन ना करे, तो के उसके इस डिजायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और कहते हैं ना दैट ग्रेट मूवीज कम्स विद ग्रेट आयरनीज। इस मूवी में काफी सारी आयरनीज है। I don't like violence, Tom. इन दी एंड मैं बात करना चाहूंगा मूवी के लोगों के बारे में। लोगों में एक पपेट स्ट्रिंग है, कठपुतली का जो तार होता है। एकदम सीधा मतलब तो यही है कि गॉडफादर सबको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि गॉडफादर और माइकल वो खुद एक पपेट है जिनको उनकी लाइफ कंट्रोल कर रही है। इस मूवी का फेमस डायलॉग है ना, I'm gonna make him an offer he can't refuse. माइकल तो नहीं आना चाहता था इस बिजनेस में, गॉडफादर को भी ड्रग बिजनेस नहीं करना था, लेकिन एंड में क्या होता है, माइकल गॉडफादर बन जाता है। डॉन कोर्लियोन को ड्रग बिजनेस के लिए एग्री करना पड़ता है। क्यों? अपनी फैमिली के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो ये लाइफ ही है जो उन्हें नचा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में पपेट स्ट्रिंग्स है। ओके, इसी नोट पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, इफ यू फाइंड समथिंग इन्फॉर्मेटिव अबाउट द मूवी कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मेरे वरियां इमारती सोई नहीं, नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं। लखते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लखते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे। ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे